नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप नवाज। दोस्तों, देश को नया चुनाव आयुक्त मिल गया है ज्ञानेश कुमार के रूप में। ज्ञानेश कुमार वो शख्स हैं जो धारा 370 और राम मंदिर एक्ट बनाने में जिनकी मुख्य भूमिका थी, और बताया जाता है कि वो गृह मंत्री अमित शाह के काफी नजदीकी भी है। लेकिन सोमवार को यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में उनके नाम पे मोहर लगा दी गई, और उसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे, लेकिन उनकी चली नहीं सुनी नहीं, इसलिए वो मीटिंग को बीच में छोड़ के चले गए। उनका कहना था कि कल यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई है, तो एक दिन के लिए इस नियुक्ति को टाल दिया जाना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष इस बात को नहीं माना, प्रधानमंत्री नहीं माने और मौजूद मंत्री भी इस बात को नहीं माने। तो उसके बाद नियुक्ति हो गई है, लेकिन इस नियुक्ति को लेके अब तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के साथ ही एक हम कहें कि संदेह का घेरा उनकी नियुक्ति पे खड़ा हो गया है। पहला संदेह या पहला सवाल ये है कि क्या मौजूदा चुनाव आयुक्त जो अभी ज्ञानेश कुमार जिनको अभी नियुक्त किया गया है, क्या वो सरकार के लिए काम करेंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सवाल यही विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है कि अपनी मर्जी से नियुक्तियां की जा रही है, अपने चहेतों को नियुक्त किया जा रहा है। क्या ये निष्पक्ष चुनाव के लिए, भारत में लोकतंत्र के लिए ठीक रहेगा? देश के जाने माने पत्रकार प्रेम कुमार जी इस समय है हमारे साथ मौजूद है। प्रेम जी की टिप्पणियों से आप सब वाकिफ हैं। प्रेम जी, बड़ा सवाल इस समय उठाया जा रहा है, और ये इस समय सबसे बड़ा मुद्दा भी देश में बना हुआ है कि ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त बना तो दिया गया है, लेकिन उनकी भूमिका को लेके उनकी नियुक्ति के साथ ही संदेह खड़े करना, क्या ये सही है? इस पे आज हम चर्चा करेंगे। जी, शुक्रिया प्रदीप जी। नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लेकर के दो तरीके से बातें हो रही हैं। एक तो व्यक्तिगत स्तर पर उनकी नियुक्ति, उनकी योग्यता, उनका परफॉर्मेंस, उनकी डिलीवरी, उसके इर्द गिर्द बातें हैं। और दूसरा है कि इस पद पर सरकार का जो रुख है, उस रुख पर बात हो रही है। और सबके मूल में, इन दोनों बातों के मूल में जो बात है वो है कि चुनाव बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। चुनाव है तो लोकतंत्र है। अगर चुनाव से है तो संसदीय प्रजातंत्र है। संसदीय प्रजातंत्र है तो हमारे लोकतंत्र की प्राणवायु है। तो चुनाव आयोग का किसी सरकार पर के प्रति किसी किस्म का पक्षपात न हो, इसलिए उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी भी हो और सरकार के प्रभाव से तटस्थ भी हो, ये एक आवश्यकता समझी जाती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने समझा था। और उन्होंने एक पैनल, ऐसा पैनल बनाने की सिफारिश आदेश दी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन होते। लेकिन उस देश को सरकार ने अपनी बहुमत की ताकत से संविधान में संशोधन करके बदल दिया, और जो पैनल अभी वर्तमान में है, जिसने राजीव कुमार जी की जगह ज्ञानेश कुमार जी को नियुक्त किया है, उस पैनल में सरकार, प्रधानमंत्री और उनकी पसंद के एक व्यक्ति जो गृह मंत्री हैं अमित शाह हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन के ये संयोजन से ये पैनल बना। तो जैसे राहुल गांधी ने इस पैनल में हिस्सा भी लिया और उस चुनने की कवायद से खुद को डिसेंट नोट रख करके अलग भी रखा एक तरह से, और उन्होंने कहा कि काश ये इस विषय पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो उसका इंतजार कर लिया जाता। यही स्थिति है। तो इंतजार नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का, जो कि 19 फरवरी को होनी है, और उससे 2 दिन पहले नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई। तो इससे ये पता चलता है कि सरकार एक तरह से अक्खड़ स्वभाव रखती है। जो हमने किया वो सही है, जो हम करना चाहते हैं वो सही है, इस तरह की सरकार की एक छवि भी बन रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार जी जो उसी चुनाव आयोग का पार्ट रहे हैं
जिसमें राजीव कुमार जी थे और जिसके बारे में हरियाणा चुनाव से लेके महाराष्ट्र चुनाव से और यहां तक कि लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई भी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में निलंबित हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन मामलों में चुनाव आयोग को से भी जवाब मांगा है। इवन 2 हफ्ते का जवाब मांगा तो चुनाव आयोग तो 5-6 हफ्ते लगा चुका है, जवाब भी नहीं दिया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला ऐसे भी बनता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का की बात को भी चुनाव आयोग नहीं मान रहा है, ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, ये भी एक चिंता की बात है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि राजीव कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2027 तक है। उससे पहले 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले वो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन उससे 2026 में जो चुनाव होने वो केरल में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी, आसाम में चुनाव होने हैं और ये जिम्मेदारी उनके कंधों पे रहेगी। और 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होने और राज्यसभा के लिए चुनाव होने। निश्चित तौर पे जिम्मेदारियां तो ज्ञानेश कुमार पे कहीं ज्यादा रहेंगी। अब नियुक्ति के साथ ही सवाल खड़े कर देना, विपक्ष की ओर से यह कह देना कि सरकार मनमानी कर रही है। अभी तो उन्होंने कार्यभार संभालने का जो उनकी नियुक्ति हुई है, नियुक्ति के साथ ही सवाल अगर खड़े हो रहे। हालांकि प्रेम जी, ये देखने को मिला है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार या किसी अन्य दल की सरकार भी रही हो, टीएन सेशन जैसे चुनाव आयुक्तों की कमी तो हमेशा खलती रही है। एक निष्पक्ष, एक निर्भीक चुनाव आयुक्त के तौर पे उन्हें जाना जाता रहा है। उसके बाद ऐसी क्या परंपरा शुरू हुई प्रेम जी, जिसके बाद इसको केंद्रीय चुनाव आयोग को केचुआ तक कहा जाने लगा? हाँ, ये विडंबना है प्रदीप जी कि पहले चुनाव आयुक्त जो मुख्य चुनाव आयुक्त तय होते थे, सरकार जिसको चाहती थी वो तय हो जाते थे। अभी से ज्यादा एक तरफा था कि सरकार ही तय करती थी जी। बाद में अब पैनल वाली बात आई तो सरकार को थोड़ा बांधने का प्रयास हुआ कि इसमें दूसरे लोग भी शामिल हों, चीफ जस्टिस को इंक्लूड करना भी एक बात थी। लेकिन हम ये देखते हैं कि पहले जब सरकार डायरेक्ट नियुक्ति कर लेती थी तब भी टीएन सेशन जैसे लोग प्रोड्यूस होते थे उस सिस्टम से, और आज जब थोड़ा अंकुश लग रहा है तो राजीव कुमार जैसे लोग प्रोड्यूस होते हैं। तो ये एक विडंबना वाली बात है। आज भी मान लीजिए कि अपोजिशन की मर्जी से ही कोई चुनाव आयुक्त हो जाता है, तो हम एक ऐसे दौर में हैं जब बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग किसी न किसी के प्रभाव में आ जा रहे हैं। तो हम इस बात को कैसे माने, कैसे समझे कि एक व्यक्ति जो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे या उनके साथ के मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे वो सत्ता के प्रभाव में नहीं आएंगे? तो दूसरे से काउंटर प्रश्न उठता है, तो फिर आप क्या करेंगे? सब पर अविश्वास करते रहेंगे? हमें दरअसल उनके एक्शंस को लेकर के सवाल उठाने चाहिए, व्यक्ति को लेकर के नहीं उठाने चाहिए। जी जी, यही सवाल है, बड़ा सवाल यही है प्रेम जी। जी जी बिल्कुल। ज्ञानेश कुमार जी आए हैं तो वो क्या करते हैं उनको भी एक स्वतंत्र रूप से वो क्या करते हैं वो देखेंगे। हाँ, आलोचनाएं होंगी कि जब वो आयुक्त थे तब बहुत कुछ नहीं कर सके, कहीं डिसेंट नोट भी नहीं डाला, कहीं सब सहमत रहे, तो बहुत बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। फिर भी जब सरकार ने चुना है तो उनके कामकाज की हमें समीक्षा करनी होगी, देखना होगा कि वो उनका कामकाज जो है संसदीय प्रजातंत्र को कितना मजबूत बना रहा है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सब लोग देखेंगे कि वो क्या कहता है। क्या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति इसी तरीके से होगी या कि वो पुराना वाला तरीका जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था जिसमें सरकार, जुडिशरी और अपोजिशन, सरकार के प्रमुख, कार्यपालिका प्रमुख और विपक्ष के नेता सब लोग रहेंगे, प्रधानमंत्री, एलओपी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये एक समय है जब हमें इंतजार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और जो भी फैसला आए उसके हिसाब से जो नियुक्ति हुई है
उनके कामकाज को देखना चाहिए कि क्या वो नए तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव मजबूत स्वतंत्र होगा, निष्पक्ष होगा, तभी संसदीय प्रजातंत्र मजबूत होगा। संसदीय प्रजातंत्र मजबूत होगा तो लोकतंत्र से जुड़े हुए सारी जो संस्थानें हैं और हमारा डेमोक्रेटिक बिहेवियर है वो सब भी उससे अफेक्ट होगा, प्रभावित होगा। पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है वो इसी बात पर निर्भर करने वाला है जी। लेकिन प्रेम सर, सवाल तो ये है कि जो हारने वाला दल होता है, चाहे वो सत्ता से बाहर हो, वो चुनाव आयोग की भूमिका को लेके अक्सर सवाल उठाता हुआ दिखाई देता है। हारने वाला दल चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेके सवाल उठाता है। इस पे चर्चा करें हम, उससे पहले एक बार मैं चाहूंगा, क्योंकि आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, आपने सरकारों के कामकाज को इतने बारीकी से देखा है, समझा है, जाना है और उस पर विश्लेषण किया है। ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेके विवाद कब शुरू हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे ये पूरा इशू मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसमें निर्देश दिए थे और उन निर्देशों को किस तरह सरकार ने पलटा, और पलटने के बाद किस तरह विपक्ष एक बार फिर से कोर्ट गया और फिर कल यानी 19 तारीख को, 19 फरवरी को इस पे फिर से सुनवाई होनी है। क्या फैसला आएगा ये तो बाद की बात है, लेकिन एक बार इस पूरे प्रकरण को दर्शकों के लिए थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करें ताकि लोगों को समझ में भी आए कि यह विवाद है क्या आखिर। देखिए प्रदीप जी, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उसके बाद से हुआ कि लगातार उनकी पार्टी एक के बाद एक स्टेट जीतती चली गई और कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया गया। ये भी देश में पहली बार हुआ कि किसी पार्टी से मुक्त करो ऐसा नारा दिया गया। ये नारा अपने आप में अलोकतांत्रिक था, लेकिन ये प्रवृत्ति बढ़ते बढ़ते जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया और उस समय जितने भी विश्लेषक थे, जितने भी सर्वे या हो रहे थे, इवन एग्जिट पोल भी हो रहे थे, तो आप एग्जिट पोल भी देख लेंगे, प्री पोल भी देख लेंगे, तो उस समय कोई भी भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत लाता हुआ नहीं देख रहा था। 2019 की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो सब लोग हतप्रभ रह गए। 303 सीटें अकेले बीजेपी को आ गई थी जी। उस समय एक बात सामने में आई थी कि पहली बार वो शुबह पैदा हुआ था कि वोट जितने पड़े हैं उससे ज्यादा या कम वोट गिन लिए गए। और ये जो ऐप था, सरकारी ऐप चुनाव आयोग का, उस ऐप में जो आंकड़े थे उस आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर ये बातें सामने आई। तब बाद में ऐप में ही ये डिस्क्लेमर भी डाल दिया गया। वो पुराने जो पॉइंट्स आउट किए गए अधिक और कम वोट गिने जाने की, सबको दुरुस्त भी कर लिया गया। और बाद में उसमें डिस्क्लेमर डाल दिया गया कि ये जो है माने ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल होता है जब सारे अधिकारियों के आंकड़े आ जाते हैं तो वगैरह वगैरह। यानी ऐप में जो है आप उसको विश्वसनीय नहीं मानिए, वो आज भी लिखा हुआ होता है। उसी समय ये शुरू हुआ, तो उस समय से ये पूरी चुनाव प्रक्रिया पर अविश्वास भी शुरू हुआ कि चुनाव जवाब देने के बजाय छिपा क्यों रहा है, ये सवाल हुआ। फिर बहुत सारे लोग कोर्ट में गए। कोर्ट में आज भी मामला पेंडिंग है। 375 सीटों पर वोट कम या अधिक गिने गए थे। 543 में 375 सीटों पर वोट कम या अधिक गिने गए थे। ये बहुत बड़ी बात इस समय प्रेम जी बता रहे हैं कि 543 सीटों में से 375 सीटों पर जितना मतदान हुआ उससे ज्यादा वोटें निकली या उससे कम वोटें निकली। ये बड़ा अचंभित करने वाला तथ्य है जिसको लेके चर्चा की जानी चाहिए। और निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला है या कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में ये मामला है तो इस पे संज्ञान कोर्ट जरूर लेगा। ये मैं एक उदाहरण आपको देता हूं प्रेम जी। कल हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ही हरियाणा विधानसभा चुनाव जो हुए 5 अक्टूबर को 2024, उसके बाद 8 अक्टूबर को उसकी गिनती हुई। रानिया एक विधानसभा क्षेत्र पड़ता है सिरसा जिले में, उसके कांग्रेस के कैंडिडेट हैं सर्वमित्र। सर्वमित्र ने चेकिंग और वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन लगाई। उनको लगा कि कुछ बूथों पर उनके जो वोट हैं वो ज्यादा हैं और मशीनों में कम वोट जो है गिने गए हैं। उसके बाद उनकी एप्लीकेशन पे सुनवाई शुरू हुई।
सुनवाई जब हुई, उनको बुलाया गया और उनको चेकिंग वेरिफिकेशन जब सामने करवाई जा रही थी, तो बड़ी एक आश्चर्यजनक बात उन्होंने बताई। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। सर्वमित्र ने बताया कि जब जो चुनाव अधिकारी है, जिला निर्वाचन अधिकारी जो होते हैं हरियाणा में, डीसी ही जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनके सामने जब मशीनें खोली गई, कुल 7 या 9 मशीनें थी, उनमें से जब पहली मशीन खोली गई तो उन अधिकारियों ने पहले जो वोटें उसमें पड़ी थी, जो मतदान उसमें हुआ था, उसको इरेज किया, उसको डिलीट किया और उनसे कहा कि अब हम कुछ नए सिंबल्स इसमें अपलोड करते हैं और सिंबल अपलोड करने के बाद आप तय की आप ये देखिएगा कि आपकी वोट सही जगह जा रही है या नहीं जा रही है। इसको लेके उन्होंने आपत्ति जताई और वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि डाटा कैसे डिलीट कर सकते हैं। जो मतदान हुआ एक्चुअल में, जो असल में मतदान हुआ था, वो मतदान की पूरी डिटेल उन्होंने उस मशीन से गायब कर दी और नए नए सिरे से उन्होंने अपलोडिंग शुरू कर दी कि आप देखिए मतदान सही होता है या नहीं होता है। लेकिन सवाल तो यही है कि अगर आपकी मशीन में वो वोट है जिनको काउंट किया गया है तो आप वो दिखाइए। तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया, 3 तारीख को सुनवाई है शायद। लेकिन ये एक मात्र उदाहरण है। इस चर्चा में मैंने इस चीज का जिक्र इसलिए करके बताया है प्रेम जी कि अगर चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पे सवाल उठते हैं तो इस तरह की घटनाएं उसमें एक कारण बनती है। जी जी। तो चूंकि आपने कहा था कि थोड़े विस्तार से बताया जाए कि ये चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़े होने शुरू हुए, तो ये मैंने आपको 2019 का उदाहरण दिया जो अब भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है मामला। जी। और मैंने स्वयं भी इसका अध्ययन किया था। तो मैं पूरे देश का नहीं कर पाता अकेले, मैंने उत्तर प्रदेश का किया था। उत्तर प्रदेश में जो पूरी 70 सीटें हैं लोकसभा की, उसका हमने मूल्यांकन किया था। तो हर चौथी सीट पर हमें ये गड़बड़ी मिली थी, वोट कम या अधिक गिन जाने की। इसका बजाते मैंने लेख भी लिखा था, स्नैपशॉट वगैरह भी उसमें लगे हुए थे और हमने उस लेख को प्रकाशित किया था। लेकिन उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। फिर क्या होता है, 19 से 2024 तक जितने भी चुनाव होते हैं उन चुनावों में डाउट्स बढ़ते चले जाते हैं, मगर सबसे ज्यादा डाउट्स जो लोगों को हुआ वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव के विधानसभा चुनाव के दौरान आया। सबसे ज्यादा शिकायतें चुनाव आयोग में, लगभग 5000 के करीब शिकायतें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग में गई। लेकिन उन शिकायतों पर कोई सुनवाई ही नहीं हुई और चुनाव नतीजे आ गए तो उन लोगों को डाउट होना जरूरी है, वो डाउट्स हुए। फिर एक नया डाउट्स क्रिएट हुआ हरियाणा विधानसभा चुनाव में, जबकि ईवीएम 99% तक रिचार्ज अवस्था में पाई गई जब उनको गिनती के लिए निकाला गया। तो सबको लगा कि बैटरी ड्रेन ही नहीं हुई, उनकी बैटरी ड्रेन ही नहीं हुई। मतदान से लेके और मतगणना तक के टाइम तक उनकी ना बैटरी ड्रेन हुई और पूरा दिन यूज होने के बावजूद उनकी बैटरी जो है 99% चार्ज थी। इसमें भी मेरी कल जब बात हो रही थी कांग्रेस के प्रत्याशी से, तो उन्होंने कहा कि इसको लेके सवाल उठा तो चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना था कि कुछ बैटरियां ऐसी हैं जो अपने आप चार्ज, ये नई तकनीक भारत में आई है प्रेम जी, जब बैटरियां अपने आप चार्ज होने लग जाती है। जी, तो ये एक नया डाउट्स क्रिएट हुआ। इसके अलावा डाउट्स क्रिएट हो रहे थे, जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एडीआर ने याचिका डाली थी कि जो वीवीपैट है उसकी पूरी गिनती होनी चाहिए। तब चुनाव आयोग ने तर्क दिया था कि अभी हमारे पास तैयारी ही नहीं है, समय कम है, हम नहीं कर सकते। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रतीकात्मक रूप से, मतलब किसी भी 6 जैसे लोकसभा में 6 कंस्टिट्यूएंसी है तो सभी कंस्टिट्यूएंसी से 5-5 या 6-6, मुझे संख्या याद नहीं है, इतने सैंपल उठा के आप वीवीपैट का मिलान कर लीजिए, ये आदेश दिया था। जब 2024 आया तब फिर वो बात उठी तो सब लोग ये कहने लगे कि 5 साल तक सोए रहते हैं, ठीक चुनाव के समय में सब याचिका लेकर के आ जाते हैं तो कैसे होगा। कुल मिला के फिर से एक बार वीवीपैट का मामला हुआ कि 100% मिलान नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया
जिसकी अवहेलना का उदाहरण आप दे रहे थे, वो आदेश था कि अगर पराजित उम्मीदवार सेकेंड और थर्ड तक, सबके लिए नहीं, दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार चाहें तो वो संदिग्ध, जिसको वो मानते हैं, उन मशीनों की वीवीपैट से मिलान करने की याचिका दे सकते हैं, लेकिन उसको उसके लिए पैसे जमा करने होंगे। तो चुनाव आयोग ने जो नियमावली बनाई उसमें पैसे बहुत ज्यादा रख दिए। रानिया का आपने उदाहरण दिया, 9 विधानसभा के लिए जो उन्होंने ईवीएम चुने उसमें उनको 4.25 लाख रुपए जमा करने पड़े। तब भी वीवीपैट का मिलान कराने के बजाय उनको मॉक ड्रिल करने के लिए अवेलेबल कराया गया मशीन को। तो वो बोले हम इसके लिए थोड़े पैसा जमा कर रहे हैं, हम तो वीवीपैट का मिलान, गिनती का मिलान कराना चाहते हैं। तब वो फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, यानी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना ही हो रही है, यहां भी उनका आदेश पालन नहीं हो रहा है। तो डाउट्स लगातार बढ़ते चले गए हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में राजीव कुमार जी तो थे ही, और ज्ञानेश कुमार जी भी आ गए थे लोकसभा चुनाव के समय में। तो लोकसभा चुनाव में भी जो सवाल उठे, उस समय सवाल क्या उठे, आप देखिए, लोकसभा चुनाव जब हुआ 7 चरण में हुआ, पहले और दूसरे चरण में कितने मतदान हुए ये बात बताने में 11 दिन लग गए। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये भी डाउट क्रिएट करता है। यहां तक कि जब अंतिम 7वें चरण का चुनाव हुआ तो उसका डेटा कि कितने लोगों ने वोट डाला, कितनी महिलाएं थी, कितने पुरुष थे, ये जो डेटा होता है, ये डेटा कब आया? 4 जून को चुनाव नतीजे निकल जाने के 2 दिन बाद 6 जून को आया। आप समझिए, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो कितने वोट पड़े उसका डेटा आता है। तो विश्वसनीयता जो है कहां रह गई? चुनाव आयोग की चुनाव कराने की जो निष्पक्षता वाली क्रेडेंशियल्स, जो क्रेडिबिलिटी जो उनकी होती है, वो कहां रह गई? तो ये लगातार शक शुबा बढ़ता चला गया है। हरियाणा का जो आपने उदाहरण दिया, महाराष्ट्र से भी उदाहरण आए, सब जगह चुनाव आयोग को नोटिस किया है सुप्रीम कोर्ट ने, कहा है कि 2 हफ्ते में जवाब दो, और 2 हफ्ते के बजाय 6 हफ्ते हो गए, कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। 8 हफ्ते हो गए, कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। तो क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब नहीं देगा? अब ये शक शुबा इस लेवल पर आ गया है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जी। और ये सुनवाई कल भी होनी है, यानी कि 19 फरवरी को होनी है। प्रेम जी, बड़ा सवाल ये है कि अगर इस तरह से सवाल उठ रहे हैं, चुनौतियां क्या है नए चुनाव आयुक्त के सामने? साख बचाने की चुनौती है या चुनाव आयोग की नाक बचाने की चुनौती है? अपने नाम की साख बचाने की, नाक बचाने की, किस तरह की चुनौती है इस समय आप देखते हैं उनको फेस करनी है? और क्या उम्मीद की जाए कि भारत को एक निष्पक्ष चुनाव आयुक्त मिल गया है जिसकी नियुक्ति से पहले ही या नियुक्ति के साथ ही सवाल खड़े होने लग गए? देखिए प्रदीप जी, निष्पक्ष हैं या नहीं है इसका कोई सर्टिफिकेट हमें देने की जरूरत नहीं है, नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी तो उनको परफॉर्म करना है। उनका जो परफॉर्मेंस होगा उसके हिसाब से वो अपनी जगह खुद बना लेंगे समाज में, अच्छे या बुरे मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर, अच्छे काम करने वाले या अच्छे काम नहीं करने वाले, इस रूप में वो बना लेंगे। पर सबसे बड़ी चिंता एक व्यक्ति की छवि का सवाल नहीं है, ये पूरे चुनाव आयोग के निष्पक्ष तरीके से काम करने और करते रहने के लिए विश्वास जताने और दिखाने का सवाल है। अगर चुनाव आयोग पर ही विश्वास नहीं होगा तो चुनाव पर कैसे विश्वास होगा? प्रवृत्ति तो ये भी देखी जाती है, भाई नोटिस जाना चाहिए स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में, और नोटिस जाता है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, पार्टी अध्यक्ष। ऐसा किसी और मामले में नहीं होता है। तो चुनाव आयोग के व्यवहार पर प्रश्न उठते हैं। तो ऐसी आशंकाओं को खत्म करना, चुनाव आयोग खुलेआम खड़े होकर कहता है कि हम फ्री बीज को नहीं रोक सकते, मेरे बस में नहीं है। फिर वो कहता है कि लोकसभा में जो बजट पेश किया जाना है उसमें हरियाणा से संबंधित कोई ऐलान नहीं होना चाहिए। फिर भी हमने देखा कि किसी न किसी तरीके से एक ऐसा ऐलान हुआ जो मध्यम वर्गीय को लुभाने के नाम पर आया और चुनाव प्रभावित हुआ। हम नहीं बोलते, सब बीजेपी के ही लोग बोलते हैं कि उसका हमको बहुत फायदा मिला, मध्यम वर्ग ने हमको जिता दिया। तो बजट के ऐलान का इंपैक्ट दिखा।
चुनाव आयोग के फ्रीबीज पर कुछ नहीं कर सकने की क्षमता का खुला ऐलान और उसका जी, दुरुपयोग दिल्ली के चुनाव में दिखा, इसका असर दिखा दिल्ली के जी चुनाव। जी बिल्कुल, दिल्ली के ही चुनाव की बात कर रहा हूं, ये नजर आया। तो परीक्षा वही है, क्रेडिबिलिटी साबित कैसे होगी, क्रेडिबिलिटी के लिए ही सुप्रीम कोर्ट भी विचार कर रहा है कि पैनल ऐसा हो जो तटस्थ हो। क्रेडिबिलिटी के लिए अपोजिशन भी सवाल कर रहा है, या राहुल गांधी ने जो पैनल में वो गए और डिसेंट नोट देकर आए, उनका भी सवाल क्रेडिबिलिटी का ही है। तो सारा सवाल क्रेडिबिलिटी का है। तो हम ज्ञानेश कुमार जी से अपेक्षा रखते हैं, हम सबको रखनी चाहिए कि एक तो उनकी कुर्सी बची रहे। मैं कुर्सी बची रहे व्यक्तिगत रूप से बोल सकता हूं, लेकिन मेरी इच्छा तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा पैनल बनाए जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो, अपोजिशन भी हो और प्राइम मिनिस्टर भी हो। मेरी इच्छा तो यही है, लेकिन अगर ऐसा आदेश आएगा तो शायद ज्ञानेश कुमार जी की कुर्सी नहीं बची रहेगी। तब फिर कोई नया चीफ कमिश्नर ऑफ क्या बोलेंगे सीईसी चुनाव आयोग बने, ये स्थिति है। तो हम ये मानते हैं, ये समझते हैं कि अगर इनको कंटिन्यू करने का मौका मिलता है तो इनके कामकाज से हम इनकी समीक्षा करें और उम्मीद करें कि पुरानी बातें पुरानी हो जाएं, ये नया उदाहरण पेश करें, लोकतंत्र को मजबूत करें, ऐसी उम्मीद रखते हैं। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखते हैं कि एक पुख्ता व्यवस्था वो बना दे, ताकि ये सवाल ही खत्म हो जाए कि मुख्य चुनाव आयोग किसी का है या सरकार का, ये सवाल खत्म हो जाए। जी, चुनौतियां साख या क्रेडिबिलिटी को लेके है, उसको लेके काम करना होगा और उम्मीद करते हैं कि नए चुनाव आयुक्त अगर रहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी जो है सुनवाई होनी है और क्या होता है ये तो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल देश को नए चुनाव आयुक्त से उम्मीदें हैं कि जो केचुए की संज्ञा दी गई है केंद्रीय चुनाव आयोग को, जो आमतौर पे भाषा में बोल दिया जाता है, चलती भाषा में केचुआ कह दिया जाता है, बिना रीढ़ के बिना दांत के, तो उससे उस छवि से उबारने की कोशिश करेंगे ज्ञानेश कुमार। बाकी देखते हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान काफी सारे राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां से उनकी क्रेडिबिलिटी का पता चल जाएगा, उनकी निष्पक्षता का पता चलेगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं और कई सारे सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं। दोस्तों, ये शो आपको कैसा लगा? प्रेम कुमार जी की टिप्पणी आपको कैसी लगी? और नए चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेके आपका क्या समझना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। प्रेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।